हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। इस वीडियो में मैं आप लोगों को एटीसी की जो नई रिक्रूटमेंट आ रही है उसके बारे में बताऊंगा। तो जल्दी से सुन लो, कथा के टाइप का थ्रू कर देता हूँ आप लोगों को धीरे धीरे। ये आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि वैकेंसी बहुत ज़्यादा है। मान लीजिए आपका कॉमन कैडर का एग्ज़ाम अच्छा नहीं हुआ है ना अभी, तो इस पे भी ट्राई करें, और अगर अच्छा भी गया है तो भी ट्राई करें। ये कंपैरेटिवली ज़्यादा बेटर पोजीशन देगी आपको। ठीक है, पर यह है कि आप कोई भी नहीं अप्लाई कर सकता, एनी ग्रेजुएट नहीं है, बस इसमें ये दिक्कत है। ठीक है, जल्दी से फटाकले बताता हूँ। जो यहाँ पे दिए हुआ है रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन, ये आप वेबसाइट में जाके देख सकते हो। काम का पॉइंट जो पहला यहाँ पे है वो तो ये है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है अथॉरिटी क्रिएट करने की, अपग्रेड करने की, मेंटेन करने की, मैनेज करने की सिविल एविएशन बोथ ग्राउंड और एयर में। ये ध्यान रखिए, कभी किसी को बताना होगा क्या करती है एआई तो यही लाइन चिपका देना, है ना। फिर उसके बाद आते हैं वैकेंसी पे, देख लो आप। जूनियर एग्जीक्यूटिव एयर ट्रैफिक कंट्रोलर की ही है। कभी कभार और भी अदर वैकेंसीज आती है, पर एकदम डेडिकेटेड एटीसी के लिए ही आई है ये। इसमें देखोगे तो ऑलमोस्ट 500 की वैकेंसी है। 200 के अराउंड यूआर, फिर EWS 49, 140 ओबीसी में, एससी में 75, एसटी में 33। अच्छी खासी वैकेंसी है। पीडब्ल्यूडी में सिर्फ सी टाइप के लिए 5 है। सी टाइप के लिए देख लो, यहाँ पे लिखा हुआ है जो एसिड विक्टिम्स है सब्जेक्टेड टू मेडिकल स्टैंडर्ड रिक्वायर्ड फॉर एटीसी लाइसेंस एंड मेजर रजिस्ट्रिक्शन इन मसल मूवमेंट। जो रिक्वायरमेंट्स है देख लो, SST ये सब लिखा हुआ है यहाँ पे। सिटिंग, स्टैंडिंग, बेंडिंग, हियरिंग, कम्युनिकेशन, ये सब रहना चाहिए डिसेबिलिटी में भी। बाकी सारे को देख रहे होगे आप, A, B और DE टाइप के वैकेंसी नहीं है, तो उनका कोई दिया भी नहीं है कुछ। ठीक है, इसके बाद क्या क्या मतलब है ये तो जानते ही हैं आप लोग। UR का, EWS का, इसमें कुछ बताने लायक है नहीं। वैकेंसी बस ध्यान रखिए, बहुत अच्छी खासी है, अगर हो सकता है तो निकाल लेना। फिर उसके बाद देखते हैं रिक्वायरमेंट क्या है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जैसे पहले रहता था वैसे ही है। 3 इयर्स की BSc होनी चाहिए, उसमें भी फिज़िक्स और मैथ्स एक सब्जेक्ट तो होने ही चाहिए। बाकी आप किसी से भी करे हो, फुल टाइम होना चाहिए। किसी से भी करे हो BSc चलेगा, बस उसमें फिज़िक्स और मैथ्स होना चाहिए। सेम गोज़ विद बैचलर्स ऑफ इंजीनियरिंग में भी, बीटेक या किसी भी डिसिप्लिन में, कंप्यूटर साइंस से, IT से किए हैं, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल, कहीं से भी किए हैं, बस फिज़िक्स और मैथ्स होना चाहिए आपके करिकुलम में। किसी सेमेस्टर में आपने फिज़िक्स और मैथ्स में पास किया हो। जनरली ये फर्स्ट सेमेस्टर, सेकेंड सेमेस्टर में रहता है, और सबके लिए ही रहता है, तो कवर हो जाता है। इसलिए इंजीनियरिंग करें आप तो ऑलमोस्ट सभी एलिजिबल होंगे इसमें। हाँ, एक और रिक्वायरमेंट ये है कि कैंडिडेट की मिनिमम प्रोफिशेंसी होनी चाहिए बोलने और लिखने में इंग्लिश के, +2 लेवल की। मतलब 10th या 12th में आप कहीं तो इंग्लिश का एग्ज़ाम पास किए हो, बस यही देखेंगे वो। वेरीफाई करते समय यही सब चीज़ें देखेंगे। यहाँ पे फिज़िक्स मैथ्स होना चाहिए, और +2 या 10 में आपका 10th में इंग्लिश से पास होना चाहिए। आपको इंग्लिश का एक सब्जेक्ट पास किया होना चाहिए। यही 2 रिक्वायरमेंट्स है। इंग्लिश का यूज़ पड़ता है इसमें। कई लोग कमेंट डालते हैं कि इंग्लिश कितनी रिक्वायर्ड है, तो इसमें तो ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि आप पायलट से इंग्लिश में ही बात करेंगे, और अदर रीजन के भी पायलट्स होते हैं, अदर कंट्रीज़ के, तो उनको भी डायरेक्ट करना रहता है, तो इंग्लिश तो लगता ही है ना। बस एसेंट अलग हो सकता है बोलने का। फिर यहाँ भी देख रहे हैं क्या है, 60% रिक्वायरमेंट नहीं है, आपको बस डिग्री होनी चाहिए, तो ये एक अच्छी चीज़ है। हालांकि बस BTech ये सब या फिर BSc वाले ही अप्लाई कर सकते हैं, एनी ग्रेजुएट नहीं है इसमें। डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स जिनके पास मिनिमम क्वालिफिकेशन है अगर, तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं। जो डिपार्टमेंट में पहले से काम कर रहे हैं उनके पास अगर डिग्री पार्ट टाइम, करस्पॉन्डेंस या डिस्टेंस एजुकेशन के थ्रू है तो भी वो अप्लाई कर सकते हैं। फिर एज लिमिट देख लो फटाकले, 27 ईयर्स होने चाहिए 30/11/2023 तक, जो कि इसकी लास्ट डेट है फॉर्म फिलअप की। अभी फॉर्म फिलअप चालू नहीं हुआ है, 1 तारीख को चालू होगा, 1 नवंबर को, 30 तक है। उससे पहले तक आपकी एज 27 साल होनी चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। रिलैक्सेशन किनको किनको है, 5 साल का SC/ST को है, 3 साल का OBC को है, NCL वालों को। फिर उसके बाद 10 साल का PWD कैंडिडेट्स को है, और एक्स सर्विस मैन को है। और फिर उसके बाद यहाँ पर देखोगे तो 10 साल का अपर लिमिट है उनके लिए जो रेगुलर सर्विस में AI के, AI में जो पहले से काम कर रहे हैं, और उनका प्रोबेशन पीरियड ख़त्म हो चुका है, तो वो अप्लाई कर सकते हैं। तो मान लीजिए यहाँ 27 दिया हुआ है, तो 37 साल तक वो अप्लाई कर सकता है, गिवन दैट कि वो अपना प्रोबेशन ख़त्म कर चुका है। मेरे जैसा आदमी कर सकता है अप्लाई, क्योंकि मेरा प्रोबेशन ख़त्म हो गया है ना, और मैं रेगुलर सर्विस में हूँ AI के। उसके अलावा डेट ऑफ बर्थ तो आपका 10वीं से ही लेंगे, 10वीं 12वीं के मार्कशीट में जहाँ लिखा होगा। फिर उसके बाद काम का जो है 1 नवंबर से चालू होगा फॉर्म फिलअप, और 30 नवंबर तक चलेगा।
इसका एग्ज़ाम कब होगा टेंटेटिव है, लेकिन मान के चलिए आप जैसे ही 30 नवंबर ख़त्म हुआ, दिसंबर जनवरी में कभी भी हो सकता है। मान के चलिए मोस्ट प्रोबेबली जनवरी में हो जाएगा, है ना। बहुत शॉर्ट नोटिस पे होता है, अभी देख ही लिए कॉमन कैडर में शॉर्ट नोटिस पे हुआ, ऐसा हो जाता है। मैं पहले भी बताया था आप लोगों को ये सब, तो इसके लिए भी वैसे ही रेडी रहें आप। अगर मान लीजिए कॉमन कैडर में नहीं हो पाया आपका किसी वजह से, तो इसमें ट्राई करिए, ये ज़्यादा बेटर पोजीशन देगी आपको, ठीक है। ग्रुप बी की पोजीशन है ये E1 लेवल पे 40,000 बेसिक मिलेगा, 3% से इंक्रीमेंट होते रहेगी आपकी सैलरी हर साल, और मैक्सिमम जाएगी ये 1,40,000 तक, गिवन दैट कि आप JEE रहें। ज़िंदगी भर अगर आप JEE रहेंगे तो मैक्सिमम इतने तक ही जाएगा 1,40,000 तक। फिर इसके बाद आपको प्रमोट ही होना पड़ेगा। तो ये तो स्टार्टिंग का बात की चीज़ें हैं, बाकी अभी फ़िलहाल जो एंट्री पॉइंट है वही बता रहा हूँ मैं। इसके अलावा बेसिक पे है, बेसिक पे तो है ही, DNS अलाउंस है जो मेन चीज़ है। पर्क्स मिलेगा आपको 35% बेसिक पे का, और HRA मिलेगा। HRA मान के चलिए नहीं आएगा आपके हाथ में, क्योंकि कहीं तो रहेंगे आप, क्वार्टर में रहेंगे या घर लेके रहेंगे, तो मेन जो सैलरी का पार्ट है आपका वो ये 3 ही रहता है, समझ के चलिए। अगर आपका घर जहाँ पोस्टेड है वहीं घर है आपका, तो फिर HRA भी बचा लेंगे आप, ठीक है। अदर बेनिफिट्स जैसे रिटायरमेंट वगैरह पे ये CPF, ग्रेजुएटी वगैरह, मेडिकल बेनिफिट्स वगैरह, ये सब चीज़ें मिलती हैं आपको। टोटल CTC होता है 13 लाख अप्रॉक्सीमेटली, पर इन हैंड आपको डिवाइड बाय 12 नहीं आएगा। इसमें सब इंक्लूडेड रहता है, नेशनल हॉलीडे पे ड्यूटी करना, नाइट शिफ्ट्स वगैरह, दिवाली का बोनस, PRP वगैरह, ये सब मिला के समझ लीजिए है। एग्जैक्ट कैलकुलेशन मेरे पास है नहीं, वो आप अथॉरिटी में आने के बाद निकाल लेना कहीं, ठीक है। मेन चीज़ तो यही है आपकी, बेसिक पे DNS अलाउंस और 35% पर्क्स। उसके अलावा इंडियन सी अप्लाई कर सकते हैं। फिर उसके बाद काम के क्या पॉइंट्स है फटाक ले देख लो। OBC वालों को फाइनेंशियल ईयर 2023-24 का रहना चाहिए, तो ये बनवा लेना भाई। EWS भी सेम वैलिड है फाइनेंशियल ईयर, ये वाला जो चल रहा है 23-24 का। SC/ST वालों को 30 नवंबर के पहले का होना चाहिए उनका सर्टिफिकेट। सिमिलर डिसेबिलिटी वालों के लिए भी है, 30 नवंबर के पहले होना चाहिए, क्योंकि ये लास्ट डेट है ना सबमिशन की। डिस्चार्ज सर्टिफिकेट होना चाहिए एक्स सर्विसमैन के केस में। बाकी और काम की चीज़ें, पे प्रोटेक्शन रहेगा आप लोगों को, ये तो जो काम कर रहे हैं उनके लिए है। फिर उसके बाद NOC भी रखिएगा, जो कहीं पहले से काम कर रहे हैं तो NOC की ज़रूरत पड़ेगी तो बनवाने लग जाना, ठीक है। सिलेक्शन प्रोसेस में काम का आ जाते हैं, तो ऑनलाइन टेस्ट होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप, माइनस मार्किंग नहीं है, वेरी नाइस, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो भाई पूरा अटेम्प्ट करना। पेपर तो टफ नहीं होता, लेकिन इसमें कंपटीशन बहुत ख़तरनाक रहता है। 120 नंबर का पेपर में आपको 100 नंबर तो लाना ही पड़ेगा, 100 से ऊपर रखना ही पड़ेगा, तभी आप कुछ होप कर सकते हैं, चाहे आप किसी भी कैटेगरी को बिलोंग करते हो। ज़्यादा से ज़्यादा 1-2 नंबर का अंतर आएगा, 95 to 100 में ही सारे के कट ऑफ रहे हैं पहले से, तो इस साल भी वैसे ही समझ के चलिए। अनटिल अनलेस वो कोर्स चेंज नहीं कर देते हैं, मतलब सिलेबस चेंज नहीं कर देते हैं। यहाँ पर लिखा है प्रेस नोट पे आएगा वो, बाद में रिलीज़ करेंगे सिलेबस, पर मोर और लेस वही मान के चलिए जो पहले था, है ना। इसके प्रीवियस ईयर भी अवेलेबल हैं, तो लगा लेना अभी से, टाइम है क्योंकि बहुत, है ना। अगर सिलेबस में चेंज आएगा तो हड़बड़ाना नहीं है, कॉमन कैडर में जो आपने पढ़ा है उसको यूज़ करने की कोशिश करिएगा यहाँ पे, है ना, फ़ायदा हो। ऑनलाइन एग्जामिनेशन के बाद आपका एप्लीकेशन वेरिफिकेशन, वॉइस टेस्ट, साइको एक्टिव सब्सटेंस टेस्ट, कुछ फूकते उगते तो नहीं है वो सब। वॉइस टेस्ट इंपॉर्टेंट है, कुछ बोलने के लिए आपको दिया जाएगा, ढंग से बोलते हैं कि नहीं आप इंग्लिश में, और वो तो ये सब चीज़ें चेक होती है वॉइस टेस्ट में। एप्लीकेशन वेरिफिकेशन मतलब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ही है। साइकोलॉजिकल असेसमेंट टेस्ट ये मैं पहली बार देखा हूँ, अब इसमें क्या करते हैं मुझे आइडिया नहीं है। मेडिकल टेस्ट तो मेडिकल टेस्ट है, पता ही है, पहले भी बताया हूँ मैं, आप वीडियो जाके देख लेना, मेडिकल वाले में वैसे ही रहेगा। बैकग्राउंड वेरिफिकेशन मतलब पुलिस वेरिफिकेशन है, पुलिस वाले आपका सब कुछ चेक करेंगे, कहाँ रहते हो, कहाँ से पढ़ाई किए हो, और क्या बैकग्राउंड है आपका, सब चीज़ चेक होता है वो। इसमें टाइम लगता है, पर ATC के केस में मेरे को जितना पता है कि बहुत पहले हो जाता है। अगर आपको और फास्ट करना है तो खुद से थोड़ा आपको इनिशिएटिव लेना पड़ेगा, जा के पुलिस स्टेशन में, मतलब कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा, तो फटाफट होगा आपका, ठीक है। लेकिन बाकी सारे में ऐसा रहता है कि आराम से होते रहता है। जैसे मेरा तो अभी हो गया है, सब कुछ वेरीफाई हो गया है, ऑलमोस्ट 2 साल हो गए मुझे, तो सारा कुछ हो गया है। मैंने कोई अपने से एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं मारा कि फटाकले करना है मेरे को, वो अपने पेस पे करते रहे, ठीक है। साइको एक्टिव सब्सटेंसेस का मतलब ये सब हैं, कोकेन, मैरिजुआना, ये सब तो नहीं लेते हो आप, तो ये सब में अगर नेगेटिव पा गया, पॉजिटिव पा गया अगर आप, तो सीधा रिजेक्ट हो जाएंगे, है ना, तो इसका ध्यान रखिएगा। तो वॉइस टेस्ट इंपॉर्टेंट है ज़्यादा, वो क्योंकि होता ही है। बाकी साइकोलॉजिकल असेसमेंट टेस्ट तो मैंने पहली बार सुना है,
कोई और ज़्यादा बेहतर बता सकता है इसको। उसके अलावा काम की एनओसी के बारे में आपको फटाक ले बता दिया सब कुछ। बाकी इनिशियल लेवल पे जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है वही मैं बता रहा हूँ। कोई अनफेयर मीन्स मत करना भाई, ज़िंदगी का सवाल है, थोड़ा संभाल के, है ना। फ़ोन ऑन मत ले जाना, और ये सब चीज़ें तो आपको पता ही है एग्ज़ाम कैसे देते हैं। बाकी फ़ीस के बारे में बता दूं तो आपको फ़ीस लगेगी 1000 रुपये। 1000 रुपये फ़ीस है, जीएसटी इंक्लूसिव है। फ़ीमेल और एसटी एससी पीडब्ल्यूडीज़ के लिए नहीं है, या फिर जिसने अप्रेंटिस किया है पहले एआई में 1 साल का, उसके लिए भी नहीं है। तो देख संभल के भरिएगा तो अच्छे से दीजिएगा 1000 रुपये, क्योंकि उसके अलावा काम का कुछ नहीं है। बाइलिंगुअल रहेगा आपका टेस्ट, वो ध्यान रखिएगा। और टीएडीए नहीं दिया जाएगा जहाँ भी एग्ज़ाम देने जाएंगे वहाँ पे, है ना। तो अच्छा अपॉर्चुनिटी है, इतना ही था। फटाकले मैं सब कुछ बता दिया हूँ। मेरे तरफ से तो मैं बोलूँ कि मैथ्स और फिज़िक्स आप लोग पहले कवर कर लेना, क्योंकि वो सालों हो जाता है 11th-12th में, या फिर बैचलर्स के फर्स्ट ईयर में पढ़ते हैं अपन लोग, तो फिज़िक्स से टच छूट जाता है, मैथ्स से टच छूट जाता है, तो उसको टच लगा लें आप। सबसे पहले तो वही करें, क्योंकि अभी 1 तारीख से फॉर्म भरना चालू होगा 30 तारीख तक, तो बहुत 1.5 महीने 2 महीने का विंडो है। उसमें आप प्रीवियस ईयर देख के फटाफट लगा सकते हैं। ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाना है, ज़्यादा विड्थ कवर करनी है आपको, है ना। फिज़िक्स वगैरह में ज़्यादा चीज़ें पढ़नी पड़ती है, ऑप्टिक्स हो गया, मैग्नेटिज्म हो गया, इलेक्ट्रिसिटी वगैरह वाला, और वो पुल्ली वाले हो गए क्वेश्चंस, या फिर क्या बोलते हैं वो फोर्स वाले क्वेश्चन हो गए। ये सब चीज़ें आप बस देख लीजिएगा, ऑप्टिक्स वगैरह ये सब ऊपर से देखना है बस, समझ लीजिए बस हल्का ऊपर से। ज़्यादा डेप्थ में घुसने का ज़रूरत ही नहीं है कि एकदम ही बहुत ज़्यादा आप वही पढ़ते रह गए। फिज़िक्स में और मैथ्स ही मेन है, उसी से स्टार्ट करिए। और कोई +2 लेवल तक ही पढ़िए, +2 की कोई बुक एनसीईआरटी वगैरह, या फिर मेरे टाइम में तो अरिहंत वगैरह की पढ़ते थे। तो अभी क्या चलती है वो तो मैं, बहुत सारी बुक्स निकाल ली हैं, तो यूट्यूब में भी आप देख सकते हो। तो उस टाइप से सर्च करिए जिसमें प्रीवियस ईयर आपका अच्छे कवर हो। प्रीवियस ईयर से ही डिसाइड करिए कैसे पढ़ना है। अगर सिलेबस में चेंज आता है तो वो तो फिर सबके लिए नया रहेगा। उसके लिए भी एक्टिव रहें आप, देखते रहें साइट को कि कुछ चेंजेस तो नहीं आया पिछले साल से। बाकी जो कॉमन कैडर में आपने जीएस एप्टीट्यूड वाला पार्ट पढ़ा हुआ है, उसी को कंटिन्यू करके यहाँ यूज़ करने की कोशिश करिए। जैसे मैंने बोला था, कम्युनिटी पोस्ट में डाला था कि आप यहाँ वहाँ का एक्सपीरियंस यहाँ यूज़ करने की कोशिश करिए और लेवल अप करिए। आपको लगना चाहिए खुद को कि पहले मैं ऐसे था कॉमन कैडर के, और एटीसी का एग्ज़ाम देने के बाद ऐसा हुआ। ताकि वो प्रोग्रेसिव अप्रोच रखोगे ना आप, तो कोई ना कोई एग्ज़ाम निकल जाएगा। पर मैं कहूँगा कि ये एग्ज़ाम निकाल लेना, अच्छी है। बहुत लोग पसंद करते हैं ट्रैफिक कंट्रोलर वाली पोजीशन को, थोड़ा कूल टाइप की पोजीशन लगती है लोगों को, तो इसलिए कर लीजिए। अच्छी खासी वैकेंसी भी है, पे भी अच्छा रहता है इसमें। मतलब मान लीजिए एआई में ज़्यादा अगर आपको अर्न करना है तो सबसे अच्छी सैलरी इसी में मिलेगी। रेटिंग अलाउंसेस बहुत रहते हैं इसमें, अच्छे खासे अमाउंट रहता है उसका, और स्ट्रेस अलाउंस भी रहता है। थोड़ी स्ट्रेसफुल और एक्टिव टाइप की जॉब है, पर अच्छी जॉब है लेडीज़ लोग के लिए भी, जेंट्स लोगों के लिए भी। तो ज़रूर ट्राई करें, है ना। और अगर कॉमन कैडर है और जो अभी एग्ज़ाम दिए हैं आप, लॉ वाला भी होने वाला है शायद 21 या 22-23 को, तो वो भी अच्छे से दें। अगर दोनों में सेलेक्ट हो जाता है तो मैं इसको प्रेफरेंस देने बोलूँगा एटीसी को, फिर उसके बाद वो, क्योंकि ज़्यादा सिक्योर पोजीशन है ये, और ज़्यादा फ्रंट एंड की पोजीशन है एआई की, ठीक है, रैदर की बाकी सारे। तो कोशिश करिएगा अपने तरफ से 100% देने का। यही मैं थोड़ा सा एक टच देना चाहता था। इसके अलावा कोई क्वेरीज होगी तो आप डाल देना कमेंट में, मैं कवर कर लूँगा, है ना। तब तक के मिलते हैं फिर, टाटा बाय बाय।